तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस से लेकर सिविक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज फेडरलिज्म। पिछली वीडियो में हमने पावर शेयरिंग कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेडरलिज्म। बड़ा आसान सा चैप्टर और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी यार। पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर रहा था, हमने पावर शेयरिंग के अंदर एक चीज पढ़ी थी यार, वर्टिकल फॉर्म ऑफ डिवीजन, जहां मैंने आपको बताया था कि पावर लेवल्स में डिवाइड होती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। उसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म, या उसको हमने बोला भी था फेडरल फॉर्म। और मैंने आपको वहां पे भी कहा था कि अब जो नया चैप्टर है वो फेडरलिज्म ही है। तो बेसिकली पहला काम, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म एक टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, एक टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है लोकल गवर्नमेंट को। तो ये वो फॉर्म ऑफ शेयरिंग है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट आपस में पावर को शेयर करते हैं। तो देखें कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो बड़ी सिंपल सी है। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब हो गया सर स्टेट भी या लोकल भी, स्टेट भी या तो लोकल भी। अब देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये आप मार्क करिए 5 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 आईएमपी। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, क्या क्या फीचर्स, और सर 7 फीचर है। क्या सर 7 को याद होने चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल, काम की फीचर्स है। बट पहले अपन समझते हैं 7 फीचर, बड़ा आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। देखिए, जैसे पहला फीचर, देयर शुड बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का सबसे पहली खूबी यही है कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो 1000 कर लो, बट कम से कम कितनी चाहिए? 2, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल पॉइंट, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, हर गवर्नमेंट का, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन in specific matter related to legislation, taxation, administration। सर ये वर्ड का क्या मतलब होता है? jurisdiction। jurisdiction का मतलब होता है एरिया ऑफ कंट्रोल। क्या होता है सर इसका मतलब? एरिया ऑफ कंट्रोल। सर समझ नहीं आया। देखो, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ये पता है, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ये पता है कि उसका काम क्या है, उसका एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को यह पता है कि हमें मध्य प्रदेश के सारे कामकाज करने हैं, वो यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं देंगे। वहीं जो मोदी जी का रोल है, मोदी जी को रोल पता है कि मेरा रोल ये है, मुझे देश के इन अफेयर्स को देखना है, मुझे देश के इन इश्यूज के ऊपर बात करनी है। तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना एरिया ऑफ कंट्रोल है, जिसी को हम ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, जिसमें हम लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन रिलेटेड टू द टैक्स, लेजिस्लेशन रिलेटेड टू द लीगल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन कौन किसको गवर्न करेगा, तो ये सब हर गवर्नमेंट को पता है। अच्छा सर, अब ये ज्यूरिसडिक्शन है कहां? बताओ, प्राइम मिनिस्टर की पावर कहां लिखी रहती है? सर बचपन से पढ़ता रहे, कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो क्या लिखा, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें कहां लिखी हुई है सर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो पहला देखा, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एवरी लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, एरिया ऑफ कंट्रोल, दिस ज्यूरिसडिक्शन इज बीन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और दिस रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लॉ पास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लॉ पास करना है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी हामी चाहिए। स्टेट हां बोलेगी, सेंट्रल हां बोलेगी, तो जाकर एक डिसीजन पास होगा। मान लो एक लॉ पे सेंट्रल ने हां बोला, स्टेट ने मना कर दिया, तो लॉ पास नहीं होगा। तो दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। सिंपल पॉइंट। 5th पॉइंट, कोर्ट्स या जुडिशरी हैव द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है सर? सुप्रीम कोर्ट। Act as an umpire if disputes arise between different levels of government।
क्या मतलब है सर इसका? मान लो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है कि ये है वो है, तो सर इस डिस्प्यूट को, इस झगड़े को सुलझाने का काम हमारे सबसे बड़े कोर्ट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। और कोर्ट्स के पास ये भी पावर है दोस्त कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें हैं उसको चेंज करना या कोई लॉ को इनवैलिड घोषित करना भी सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है। तुमने क्या क्या 5 पॉइंट्स देखे? देयर आर 2 or more levels of government, every level has its own jurisdiction, this jurisdiction is written in constitution, fundamental provisions or laws cannot be changed by one level of government, or courts have right to interpret the constitution and the court can also resolve the disputes। छठा पॉइंट, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा, कहां से पैसा आएगा। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, पैसा कमाने का जरिया भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। और क्यों लिखा हुआ है? ताकि हर गवर्नमेंट को ये पता रहे कि हमारा पैसा कहां से आने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाएगी, स्टेट कैसे पैसा कमाएगी। तो ये छठा पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट, ये जो फेडरलिज्म है इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट यूनिटी, एकता को प्रमोट करना, और दूसरा अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अकोमोडेट का मतलब होता है मैनेज करना और इक्वल रखना। आपने अकोमोडेशन पढ़ा था, तो इक्वल डाइवर्सिटी करना। तो ये थे 7 फीचर फेडरलिज्म के। बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है कि क्या क्या आ सकते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन आता ही है। अब अगर आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कितने तरीके हैं? फेडरलिज्म 2 तरीके का है। पहला है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। देखो नाम से ही मीनिंग समझ में आना चाहिए। कमिंग टुगेदर, कमिंग का मतलब होता है साथ में आना। यहां पर क्या होता है कमिंग टुगेदर में? बहुत सारी स्टेट्स जैसे स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, स्टेट 6, ये सब मिलाकर एक बड़ी सेंट्रल यूनिट बनाते हैं। एक बड़ी क्या बनाते हैं यार? सेंट्रल यूनिट बनाते हैं। यानी यहां स्टेट जो है वो सेंट्रल को पावर देती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसको पावर देती है? सेंट्रल को। और ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है कमिंग, साथ में आना। और यहां पर जितनी स्टेट्स रहती है इनकी जो पावर रहती है वो कैसी रहती है यार? इक्वल। और ये सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल अथॉरिटी को बनाने का काम करते हैं। इसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना। जैसे एक बड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पावर को होल्ड कर रखेगी और ये अलग अलग स्टेट को पावर देगी। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स को पावर दे रही है और यहां स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल बॉडी को बना रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अनइक्वल पावर भी दे सकती है कि एक स्टेट को ज्यादा पावर दे दी, एक स्टेट को कम दे दी, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स। और बताओ जरा, हमारा इंडिया होल्डिंग टुगेदर में आता है या कमिंग टुगेदर में आता है? तो आंसर है हमारा इंडिया होल्डिंग टुगेदर में आता है, क्योंकि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्टेट्स को पावर देती है। तो देखो जरा, इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, बड़ी यूनिट बनाती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन सोवर्जिनिटी, सिक्योरिटी। ईच स्टेट हैज इक्वली स्ट्रांग, हर स्टेट इक्वली स्ट्रांग। कहां होता है ये? यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। फिर अगर होल्डिंग टुगेदर देखें, इट इज वेयर लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट्स। बड़ी यूनिट स्टेट्स को पावर देगी। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। इट हेल्प्स फॉर द डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी को बहुत मेंटेन करके रखता है। सम स्टेट्स माइट गिवन मोर पावर, जैसे मैंने आपको बताया। द अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? सेंटर। जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये कुछ इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हो। तो कमिंग टुगेदर जहां स्टेट सेंटर को बना रही है, होल्डिंग टुगेदर जहां सेंटर स्टेट को पावर देती है। अब अगर आगे बढ़े, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? इज इंडिया अ फेडरल कंट्री?
फेडरल कंट्री होने के लिए इंडिया को ये सारे फीचर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या इंडिया के अंदर सारे फीचर्स ये एग्जिस्ट करते हैं? तो देखें क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला फीचर क्या डिवीजन ऑफ पावर है इंडिया में? तो आंसर है हाँ। हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। तो पहला पॉइंट तो चेक। क्या कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई है? बिल्कुल दी गई है। यूपी, पंजाब, ये जैसी स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई है। क्या हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल है। संविधान तो हमारे भारत में ही है। यूनियन टेरिटरीज है, हाँ जी, 8 यूनियन टेरिटरीज भी हमारे यहाँ पर। जुरिस्डिक्शन, एरिया ऑफ कंट्रोल, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना एरिया ऑफ कंट्रोल पता है, स्टेट गवर्नमेंट को अपना एरिया ऑफ कंट्रोल पता है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। तो हम ये तो बोल सकते हैं इंडिया इज अ फेडरल नेशन, फेडरल कंट्री। अब सवाल उठता है कि जुरिस्डिक्शन तो सर आपने समझा दिया कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने चीजें लिखी हुई है। सर ये लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट कैसे लिखी हुई है? इन द फॉर्म ऑफ वेरियस लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। कैसे किया हुआ? 3 लिस्ट बनाई है। पहली बनाई है यूनियन लिस्ट, पहली बनाई है यूनियन लिस्ट, दूसरी बनाई है स्टेट लिस्ट, तीसरी बनाई है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। सर क्या मतलब है इनका? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनियन यानी ये किसके द्वारा कंट्रोल करी जाएगी यार? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इसमें वो सारी चीजें आ जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। स्टेट लिस्ट ये किसके अंडर में आ जाएगी यार? स्टेट गवर्नमेंट के। कॉन्क्यूरेंट कुछ ऐसी चीजें जो सेंट्रल भी मैनेज करता है, साथ ही साथ कौन भी मैनेज करता है? स्टेट। इनको कॉन्क्यूरेंट बोलते। जैसे एग्जांपल के तौर पर यूनियन लिस्ट में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल इंपॉर्टेंस, पूरे देश की बात। यूनियन का मतलब हो गया सेंटर, अलोन कैन मेक लॉस। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। आपको ये पता है मिलिट्री जैसी जो चीज होती है, डिफेंस, आर्मी, एयरक्राफ्ट, करेंसी, आरबीआई, अभी पढ़ के आए हो, जीडीपी देखा था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। तो ये सब यूनियन लिस्ट के अंदर है। वहीं स्टेट लिस्ट, ये स्टेट इंपॉर्टेंस या लोकल इंपॉर्टेंस के रहते हैं। जैसे ये नेशनल इंपॉर्टेंस, ये लोकल इंपॉर्टेंस। यहां स्टेट गवर्नमेंट लॉस बनाती है। जैसे पुलिस देश की नहीं होती, पुलिस स्टेट की होती है, मध्य प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस। आर्मी देश की होती है। कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग भी स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं। कॉन्क्यूरेंट, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के आते हैं। यहां दोनों लॉस बनाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल एजुकेशन में दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉस आते हैं। यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, फॉरेस्ट, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो 3 लिस्ट है, तीनों लिस्ट आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े आगे कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। हमारे इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? 3-4 चीजें हैं। जैसे सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस लिंगू? क्या मतलब है सर इस लिंगू का? सर इस लिंगू का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज की वजह से अलग अलग हुई है। जैसे गुजरात, नागालैंड, ये सब, उत्तराखंड, ये कुछ लैंग्वेज की वजह से डिवीजन हुआ। इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। देखो द फर्स्ट फेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज द लिंग्विस्टिक स्टेट। सबसे पहला चैलेंज भारत की आजादी के बाद यही था। In 47, the area, boundary and name of several old states were changed in order to create new states. New states were formed on the basis of language, culture, who spoke the same language. देखिए एग्जाम्पल, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी. Some states were formed on the basis of ethnicity and geography, such as Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand. नागालैंड, उत्तराखंड यूपी से कटा था, तो ये ज्योग्राफी के बेसिस पे। Some concerned that it will lead to disintegration of the nation. Disintegration का मतलब होता है देश बट जाएगा, but it worked well. उल्टा हुआ है। लोग सोचते हैं डिसइंटीग्रेट करेगा, देश में एकता नहीं रहेगी, बट इसका उल्टा हुआ है, इफेक्टिवनेस हुई है। तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट सबसे पहली चीज थी।
फिर लैंग्वेज पॉलिसी, अब इंडिया की एक इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारे पास ज्यादा है, तो क्या हिंदी को देश की नेशनल लैंग्वेज बना दे। नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है हर देश का निवासी को हिंदी आना जरूरी, जैसे श्रीलंका ने बनाई थी सिनाला को, कैसा कर दे, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, इससे तो झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने हिंदी को बना दिया तो पंजाबी लोग बोलेंगे हमारी लैंग्वेज का क्या होगा, मुस्लिम्स बोलेंगे उर्दू का क्या होगा, मराठी बोलेंगे हमारी लैंग्वेज का क्या होगा। इसलिए इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कभी तुमसे कोई पूछे ना व्हाट इज द इंडियाज नेशनल लैंग्वेज, तो बोलना बेटा इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना। देखिए, a second test was the Indian Federation is the language policy. A constitution did not give the status of national language to one. Hindi was identified as the official language. देखो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है कामकाज के समय काम आएगी, बट इट इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40%। पूरे भारत में मात्र 40% लोग हिंदी बोलते हैं सर। और टोटल में सर कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद है ना, ऑफिशियल जो काम करने के काम आती है, ना कि नेशनल। ठीक है, we have adopted the language structure of any two language for the administrative। ठीक है, अच्छा कोई अगर कैंडिडेट है, कैंडिडेट यानी जो एग्जाम दे रहा है, तो अगर वो कोई गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहा है तो वो कोई सी भी लैंग्वेज में दे सकता है, जो ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है कोई सी भी दे सकता है। और अगर एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कम्युनिकेट करना है, लेट्स से गुजरात वालों को पंजाब से कम्युनिकेट करना है, तो वहां पर इंग्लिश एज अ कॉमन लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है कि इंडिया में कितनी और कौन कौन सी लैंग्वेज है जो बोली जाती है, जैसे आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट एज अ डेटा दिया हुआ बस। फिर देखिए सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन, कि सेंटर और स्टेट का किस तरीके से रिलेशन रहा है। तो देखिए अब अगर हम समझे कि हम ऐसे वहां पे भी पढ़ के आए, तो सेंटर और स्टेट का किस तरीके से रिलेशन है, एक सेकंड बस, मैं स्लाइड को थोड़ा इनलार्ज कर दूं। अच्छा, सेंटर और स्टेट का किस तरीके से रिलेशन रहा है। पहली बात तो पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो हमेशा टॉप पर मानी जाती थी, बट आज स्टेट गवर्नमेंट की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प टू अवॉइड clashes between central when same political parties ruling state can enjoy more power as central and could influence decision of state. After 1990 many regional parties, regional का मतलब होता है सर state parties, छोटी छोटी parties, regional parties acquired in power. This is also the beginning of era of coalition government. मैंने आपको बताया था ना, coalition government, गठबंधन सरकार, जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी से पावर लेती, दूसरी पार्टी की सीट्स लेती है, इसको बोलते हैं टीम बनाना, कोएलिशन बनाना। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन दी लोकसभा, क्या मतलब है सर इसका, लोकसभा में 543 सीट्स हैं, उसमें से अगर मेजॉरिटी चाहिए तो 272 की होती है, और अगर किसी को 272 नहीं मिले, अगर किसी को 272 नहीं मिले तो उसको दूसरी पार्टीज के साथ टीम बनानी पड़ती है, जिसको कोएलिशन बोलते हैं। द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर अलायंस यानी टीम इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज, सेम चीज। दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, हमने पढ़ा था ना पावर शेयरिंग में, एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, दस इंडिपेंडेंट डिसीजन वर टेकन बाय स्टेट, और इसी तरीके से फेडरलिज्म और प्रैक्टिस होने लगा। टुडे दीज रीजनल पार्टीज आर इवन अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग इन सेंटर आल्सो। आज ये जो छोटी छोटी पार्टीज है, इनके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि इन बेचारी पार्टीज को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है सेंट्रल मिनिस्ट्री में। सो वी कैन से टुडे पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव देन इट वाज प्रैक्टिस्ड अर्लियर एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। तो सोचो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो ये कुछ नहीं था कोएलिशन वगैरह, बट जैसे जैसे आगे बढ़ी है तो कोएलिशन गवर्नमेंट और जो छोटी छोटी पार्टीज है उनकी भी नीड अराइज हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं। अच्छा सर, अब आपके दो फोटोज हैं, दो कार्टून हैं, बट कभी कभार ये पूछ लेता है, जैसे ये कार्टून अगर आपको दिख पा रहा है, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। इस कार्टून में ये दिखाया है कि ये इंदिरा गांधी दिखाया गया है उस समय का। ये बता रहे हैं कि जो स्टेट है वो पावर्स मांग रही है और भीख की तरह मांग रही है। तो ये पूछ सकता है सर, ये कोएलिशन गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं
तो देखो मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूं। ये कोएलिशन गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। इस कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से ये एक इंसान बैठे हैं, यहाँ कोएलिशन लिखा है, वैसे इस इंसान का भी नाम आ जाता है। एक इंसान का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे इंडिया के 1999 के प्रधानमंत्री। इनके साथ बहुत सारी कोएलिशन बनी थी, आप फोटो देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अब आगे देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेप ली गई थी इंडिया के अंदर। इंडिया में पहले जो था वो बड़ी सिंपल सी चीज थी। इंडिया में पहले सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी, बट लेटर ऑन ये रियलाइज करा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्यूट प्रेशर आ रहा है, और इस वजह से सोचा कि एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे। पहले सेंट्रल और स्टेट तो थी, अब बोला हम एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे। सेंट्रल थी, फिर स्टेट थी, अब बोला हम एक और बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट को पावर देने का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज करना। पावर को सेंट्रलाइज हाथों से, जो लोगों के पास सेंटर के हाथ में पावर है उसको हटाकर छोटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर देना, इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड गिवन टू अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, लोकल, इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर छोटी गवर्नमेंट को दे देते हो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर 5 चीजें करी गई। एग्जाम का अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्या क्या 5 चीजें करी गई इसके अंदर, तो देख बड़ी सिंपल 5 चीजें करी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन की जो वेटेज भी हो जाती है वो 5 नंबर की हो जाती है। क्या क्या किया गया? पहले तो लोकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया रेगुलर इलेक्शंस करवाना, कि हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे लोकल लेवल पर। सीट्स रिजर्व कर दी इलेक्टोरल बॉडीज और एग्जीक्यूटिव हेड्स के अंदर, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व कर दी। 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी वुमेन के लिए। मान लो 99 सीट्स हैं तो 33 सीट्स पर वुमेन बैठेगी लोकल गवर्नमेंट के अंदर। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई। अब हमें पता, हमने 9th में पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI पूरे देश में इलेक्शंस करवाती है। वैसे ही छोटे लेवल के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दी गई, जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस करवाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा और पावर लोकल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी ताकि लोकल गवर्नमेंट सरवाइव कर पाए। तो ये एक मेजर रिफॉर्म लिया गया था जो आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं। हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन, हमने समझ लिया। अब सारी डिसेंट्रलाइजेशन आखिर प्रैक्टिस कैसे करता है? पंचायत, ग्राम पंचायत समिति, ये वो, तो बहुत बड़ा आसान होता है। हर विलेज के अंदर एक समिति बैठती है, इसको बोला जाता है ग्राम पंचायत। ये पंचायत का मतलब होता है लोग बैठेंगे, एनुअल बजट, जो पैसा वैसा चीज है, इलेक्शंस, वोटें, गांव के मुद्दे, इन वगैरह को सॉल्व करते हैं। जो इनके लोग होते हैं उन लोगों को बोला जाता है पंच, और जो इनका हेड होता है उसको बोला जाता है सरपंच। हम बचपन में सुनते थे सरपंच, पंच आर दी मेंबर, सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। अब होता क्या है, ये जितनी भी ग्राम पंचायत है ये साल में 1-2 बार मिलती है और पूरी तरीके से अपने जितने भी बजट्स वगैरह उनको अलोकेट करती है। अब अगर आप सारी ग्राम पंचायत जो अलग अलग गांव के अंदर है आप उनको मिक्स कर दो, आप सब एक बड़ी बॉडी बना दो, तो व्हेन ऑल द ग्राम पंचायत्स आर मिक्स्ड टुगेदर इट इज फॉर्म्ड एज पंचायत समिति। तो पंचायत समिति क्या है? वेरियस ग्राम पंचायत को अगर आप मिला देते हो। सिमिलरली जब आप बहुत सारी ग्राम पंचायत जो ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक यानी एक विलेज लेवल से ऊपर लेवल पे, जब आप इसको भी मिला देते हो सारी पंचायत समिति को अलग अलग ब्लॉक्स की, तो बनता है सबसे बड़ा जिला परिषद। तो जिला परिषद हम बोल सकते हैं इट इज वेरियस ब्लॉक या पंचायत समिति का मिक्सचर और समिति का मिक्सचर। और दूसरी चीज, ये जो जिला परिषद होता है ये सबसे बड़ा भी रहता है। यहां पर ही आपने सुना भी होगा जो MPs रहते हैं,
या एमएलएज रहते हैं, एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी इन्हीं जिला परिषद के लेवल पर रहते हैं। ये गांव वगैरह के अंदर चलता है। सिमिलरली जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो शहर वाले एरियाज होते हैं, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस चलते हैं, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स चलते हैं। और ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का हेड होता है, वो हेड का नाम होता है मेयर, वो हेड का नाम होता है मेयर। तो कुछ इस तरीके से अर्बन एरियाज में ऐसा चलता है, रूरल एरियाज में ऐसा चलता है, गांव वगैरह में ऐसा चलता है। तो ये रहता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फेडरलिज्म की डेफिनेशन, फेडरलिज्म के फीचर्स, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फिर आपका टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, लैंग्वेज पॉलिसी हो गई, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो हमने सिविक्स के पावर शेयरिंग और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कवर कर लिया है। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स की गूगल ड्राइव लिंक पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।